बहुत शानदार पढ़ा। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजाइएगा। आप इतना डूब जाते हैं कविता को सुनने में कि तालियां बजाना भूल जाते हैं। ये मत भूलो, नहीं तो यहाँ पे जो कवि खड़ा होता है वो बेचारा डूब जाएगा। क्योंकि हमारे साथ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। मैं एक बार आगरा के एक कवि सम्मेलन में था। अब यहाँ पे ये बिटिया ने भी बड़ी छोटी सी कविता पढ़ी, वो प्रशांत भी छोटी सी कविता पढ़ के गया, भाई आए थे उन्होंने भी छोटी सी कविता पढ़ी। लेकिन वहां पे एक कवि आ गए, उन्होंने इतनी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी कि अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए एक वीआईपी चल बसे। अब भाई साहब वीआईपी चल बसे तो पुलिस पकड़ के ले गई कवि को और जज साहब के सामने पेश किया। जज साहब बोले, अरे ओ दुष्ट कवि, तेरी कविता सुनकर एक वीआईपी चल बसा, तुझे मृत्यु दंड दिया जाता है, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो कवि ने जो उत्तर दिया, अगर उत्तर आप तक पहुंच जाए तो आपके हाथ खुल जाएं। कवि ने कहा कि जज साहब, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि एक बार वही वाली कविता आपको भी सुनाना चाहता हूं। तो यहां जितने बैठे हैं ना सबको याद है। तो ये छोटी छोटी सुना रहे हैं तो ताली वाली बढ़िया से बजाते रहो। पूज्य आचार्य जी भी आकर बैठ गए और भी तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने भगवा धारण कर रखा है। तब कहीं चार पंक्तियां आचार्य जी आपको सौंपता हूं, आपके चरणों में निवेदित करता हूं। कहीं चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि हमारी आन है भगवा। ये भगवा ऐसा नहीं है कि कोई भी पहन ले, कि हमारी आन है भगवा, हमारी शान है भगवा। हमारी आन है भगवा, हमारी शान है भगवा। हर एक मां भारती के लाडले की जान है भगवा। और कोई समझे इसे कपड़ा, कोई बस रंग समझता है, मगर सच है कि हिंदुस्तान की पहचान है भगवा। मगर सच है कि हिंदुस्तान की पहचान है भगवा। और बेटा बहुत अच्छा पढ़ा, आपको आचार्य जी का आशीर्वाद मिला, इन सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद मिला, तमाम आर्य समाजों से प्रधान जी, मंत्री जी, सभी लोग चलकर यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी का आशीर्वाद मिला। ये आप आशीर्वाद आपको आगे बहुत बड़े बड़े मंचों पर लेकर जाएगा। और एक विशेष कार्य जो रह गया, डॉक्टर राजकुमार जी ने इस बिटिया को आशीर्वाद स्वरूप 50 रुपए भेंट किए। बड़े भैया प्रमोद यादव और मुन्ना यादव जी ने 200 रुपए इस बिटिया को दोनों लोगों ने प्रदान किए। आदरणीय दादा शांतिलाल पटेल जी ने 50 रुपए दिए। सुरेश सिंह यादव जी ने 100 रुपए भेंट किया। सुभाष चंद्र सिंह सीठे चकरपुर से 100 रुपए भेंट किया। काशीराम आर्य एडवोकेट जी कन्नौज से, इन्होंने भी 100 रुपए भेंट किए। मैं चाहता हूं इन सभी लोगों के लिए एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजाइएगा। क्योंकि बात पैसे देने की नहीं है, बात यह है कि यह आशीर्वाद है। नहीं तो भैया मैं सच सच बता रहा हूं, कवि सम्मेलन के मंचों की यह परंपरा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ये पैसा आता है, आपके दिल से निकलकर आपकी भावनाएं, आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं होती हैं। इसलिए ये कवि दोनों हाथ जोड़ के, आचार्य जी ने, आदरणीय आचार्य चंद्रदेव जी ने बिटिया को उपहार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप अपनी शुभकामनाओं के साथ 500 रुपए भेंट दिए। ये साजिश हो रही है, जब मैं खड़ा होता हूं तभी बंद करवा देते हैं। ऐसे मत करो भैया, मैं छोटा वैसे ही कर लूंगा अपना काव्य पाठ। लेकिन बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, आप लोग सुन भी बहुत अच्छा रहे हैं। कहीं मुझे चार पंक्तियां, हमारे बीच में जितने कवि बचे हैं तीनों बड़े विशेष हैं, तब कहीं चार पंक्तियां इन्हें सौंप देना चाहता हूं कि जहां शाख पर 4 दाने लगे हैं, कि जहां शाख पर 4 दाने लगे हैं तो चारों तरफ से निशाने लगे हैं। और घड़ी दो घड़ी इनको पलकों पे रख लो, इन्हें आते आते जमाने लगे हैं। इन सबके लिए मिलके एक बार तालियां बजा दीजिएगा। और अब इन तीनों में से मुझे छांटना मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन मजबूरी है, किसी एक को तो आपके बीच में पढ़वाना ही है। तो जिन्हें आप पहले भी सुन चुके हैं, देश के सिद्धहस्त कवि हैं बड़े भैया धर्मेश अविचल जी, जिन्होंने आर्य समाज पर बहुत सारी कविताएं लिखी, स्वामी दयानंद सरस्वती पर बहुत सारी कविताएं लिखी,
उन्हें आपके बीच में आमंत्रित करता हूं, वे आएं और आकर अपना काव्य पाठ करें। उनके सम्मान में, उनके आमंत्रण में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आप लोगों की बड़ी पंक्तियां, आप बड़ी तालियां देश के बड़े कवि को आमंत्रित करें कि अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे। कहीं हमारे कुल के बड़े आदरणीय दादा अर्जुन सिसोदिया जी ने लिखा कि अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, खनकती रेशमी पाजेब की झनकार लिखेंगे, मगर सरहद या संसद से इधर आए गरम झोंके, पिलाकर लेखनी को खून हम अंगार लिखेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के देश के बड़े को आमंत्रित करिएगा। बार बार गायब हो रही है। तुम अकेले हो और वे घर के पढ़ना हो। नहीं उठा लो, नहीं उठा लो, कोई बात नहीं। आप परिवर्तन हो जाएगा। हाथ से करें। सबका आदेश है तो एक बार सब लोग मिलके जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। इतनी तालियों पे तो देखो आदरणीय दादा सुनहरी लाल वर्मा जी नहीं खड़े हो पाएंगे। आप इनका बजट नहीं देख रहे हो। एक बार मिलके सब लोग दोनों हाथ ऊपर करिएगा और अब इन हाथों को जोरदार तालियों से आप आमंत्रित करिएगा। आदरणीय दद्दू आएंगे आपके बीच में। उनके आमंत्रण में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। कहीं मुझे एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो हंसी है, ये ऐसी चीज है जो भगवान ने सिर्फ इंसान को सौंपी है। ये आशीर्वाद भगवान का सिर्फ इंसान को मिला है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई गधा आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। नहीं, सच्चाई आपने कभी नहीं देखा होगा। और अगर गलती से कभी आपने किसी अजय इस बार हुआ ही नहीं है। इस बार उनका हुआ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक आदमी को बुलाने के लिए तीसरी बार भूमिका बनानी पड़ेगी। लेकिन प्रदीप भैया, साजिश मुझे इसमें आपकी भी लग रही है कुछ। लेकिन सब लोग एक बार मिलके दोनों हाथ ऊपर करके आदरणीय दादा को आमंत्रित करिएगा। मैं सीधे सीधे 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं और आप अपनी बड़ी तालियों से आमंत्रित करिएगा कि मोहब्बत के शहर का आबो दाना छोड़ देंगे क्या, कि मोहब्बत के शहर का आबो दाना छोड़ देंगे क्या, किसी के खौफ से हम दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, और जरा सा वक्त क्या बदला के चेहरों पर उदासी है। जरा सी लाइट चली गई, परेशान हो गए कि जरा सा वक्त क्या बदला कि चेहरों पर उदासी है, समय के खौफ से हम मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। एक बार दोनों हाथ उठा के देश के बड़े कवि को आमंत्रित करिएगा और इनके विषय में बाद में बताऊंगा। अब इन्हें आप सीधे सीधे सुन लो ना, तो तब तक फिर चली जाएगी। ऊपर से ऑर्डर है कि कोई भी यादव यहाँ बोल रहा हो तो ये बिजली जाएगी। मंच को प्रणाम करता हूं और आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे श्रोताओं को, बहुत बहुत सम्मानित व्यक्तित्वों को मैं प्रणाम करता हूं। और प्रणाम करने का एक और कारण है कि आप सभी लोग इतनी दूर रामनगरिया में आकर के हमें सुन रहे हैं, जिनकी घर पे कोई नहीं सुनता। क्या बात है। तो बहुत बहुत सम्मान आपको। सबसे पहले मैं इस बिजली वाले के लिए ही कुछ सुना दूं। बार बार जो है बिजली गायब कर रहा है। अरे बिजली बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को बिजली बनाई तूने, काहे को बिजली बनाई, बिजली बना के तूने करवाई लोक हंसाई,
काहे को बिजली बनाई तूने, काहे को बिजली बनाई, काहे बनाए तूने फ्रिज और कूलर, बिजली का एसी पंखा, बिजली का गीजर, काहे बनाया तूने बिजली का हीटर, उस पर लगाया मेरे बाबा ने मीटर, मीटर खा जाता मेरी महीने की सारी कमाई, काहे को बिजली बनाई तूने, काहे को बिजली बनाई। तो एक बार तालियां बजाइए जोरदार। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए बहुत देर से आपको वीरसी कविता सुना रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे ही करते रहे जैसे सारे लोग चले जाएंगे, सारे सीमा पर पहुंच जाएंगे। वो कोई झंडा गाड़ेगा, कोई पाकिस्तानियों को मारेगा, सब मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए थोड़ा हंस लो। हमारे पास कविता वविता कुछ नहीं, हम तो आपको बीच में थोड़ा मनोरंजन करने के लिए आते हैं। ये कविता तो ये लोग सुनाते हैं, बढ़िया कविता होती है, देशभक्ति कविता होती है। हमारी तो पेट भक्ति कविता होती है। हमें तो माल मिलता रहे और कमाल होता रहे, टेंशन फ्री। देश वेश तो ये संभाल लेंगे, हमें कोई देश से मतलब नहीं है। किसानों के बेटे जो है, किसानों के बेटे देश को संभाले हुए हैं, सीमाओं पर सरहदों पर बंदूकें लेके खड़े हुए हैं, अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, और उनके माता पिता खेतों में अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं। ये दो जवान और किसान हमारी रक्षा में लगे हुए हैं, इसलिए हम इन सबको खुश रखने के लिए इनकी रक्षा में लगे हुए हैं। एक बार जोरदार दोनों जवान और किसानों के लिए बहुत बढ़िया, बहुत मस्ती के साथ दीजिए। देखिए हम लोग हंसाते हैं, दरअसल हम 70 साल के लड़के हैं। 70 साल के लड़के पे हंसो मत। जब भी हम कविता या कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने के लिए आते हैं तो घर से लड़के ही आते हैं, इसलिए हम लड़के हैं। सवेरे सवेरे पत्नी से कहा मेरा भाई आया है, उसके लिए कुछ खाना वाना बना दे। बोली अभी नहीं। बोली चाय बना दे, अभी नहीं। मैंने कुछ तो बना दे। तो उसने रजाई में से मुंह निकाल करके मुंह बना लिया। लो बना लिया मैंने। फिर दोपहर को जब कार में बैठने का नंबर आया, मैंने कि चलो स्टेज में चलता हूँ, गाड़ी आ रही है। तो उसकी बहन आ गई छोटी, तो बोली अरे तुम जा रहे हो, इसके लिए कुछ ले आओ, कुछ ले आओ। मैंने एक बार में ही फटाफट बाहर गया और ई रिक्शा ला के खड़ा कर दिया। क्या बात है, वाह। मैंने कि ये ले और बैठा और भेज। इसी बात पर लड़ाई हो गई, तो इसीलिए हम लड़के आए कि प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा, प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा, और थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। और गद्दियां क्या हैं, रुई के ये छोटे टुकड़े हैं, अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। वाह 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 वाह। जिंदगी को आराम से जीते रहिए। हमारे अंदर भी बहुत सारे कष्ट हैं, गम है, लेकिन हंसते रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। अगर कहीं गिर गए तो ये सोचते हैं बच्चा अच्छा रहा कि हम गिर गए, नहीं तो गिर जाते। क्या बात है। हमने एक जने से कह दिया अच्छा हम गिर गए तो अच्छा हुआ, नहीं तो हम गिर जाते। बोले जी क्या मतलब, गिर गए तो गिर जाते, अच्छा है। अरे मैंने कि हम यहाँ गिर गए अच्छा रहा, और आगे गिरते तो कुएं में गिर जाते, आगे कुआं था। इसलिए अपना जो हो जाए वो बढ़िया है। ये वीररस के कवि, ये बैठा है वीररस का कवि स्वदेश यादव। यहाँ उछलेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, और शाम को घर जाएगा ना रात को तो मुझसे कहेगा गली तक भीतर तक छोड़ जाओ, वहाँ कुत्ते जाना है। काट लेंगे मुझे।
धुआंधार बल्लेबाजी यहीं करते हैं, घर पे जाके कुछ नहीं जाएगा। अब इसकी पत्नी भूखी बैठी होगी, जाएगा तो रोटी बनाएगा तब खाएगी। क्या बात है। तो ये अच्छा लड़का है। वैसे तो हमें बुला लाता है यहाँ पे पकड़ करके, तुमसे बढ़िया कोई बुढ़ा आदमी नहीं मिलेगा, भाग चलो हमारे साथ में। तो हम भी ऐसे ही सोच के चले आते हैं कि आज आपको हाथ रसों की गंगा में नहाने आया हूँ। आज हास की गंगा में तुमको नहलाने आया हूँ, और हास्य व्यंग के रेशम के कपड़े पहनाने आया हूँ। और मेरे दिल में भी गम है, पर छाती पर पत्थर रख कर आज आपके ओठों पर मुस्कान सजाने आया हूँ। आप लोग हंसते रहें, तो यही हमारा एक परम कर्तव्य है कि आप हंसते रहें। एक आदमी था, हमारे पड़ोस में रहता था। एक बार में आचार्य जी, एक बार में 40 रोटी खा लेता। क्या बात है। 40। उसकी खबर पता लगी सर्कस वाले को। वो सर्कस वाला ले गया मेले में कि बाबा हमारे साथ चलो, आपको 40,000 रुपये महीने देंगे। बाबा खुश, चला गया उनके साथ। बाहर आवाज लगाई, देखिए देखिए 100 रुपये टिकट, 100 रुपये टिकट। एक बाबा 10 मिनट में 40 रोटियां खा लेता है, एक बाबा 10 मिनट में 40 रोटियां खा लेता है। बहुत सारी भीड़ लगी, हाउस फुल हो गया। भीतर बैठाया, 40 रोटी रखी, रोटी खाई 40, और शो खत्म। 10 मिनट में 40 रोटी खत्म कर दी। दूसरा शो शुरू हो गया कि जल्दी आइए जल्दी आइए। एक आदमी 40 रोटियां 10 मिनट में खा जाता है, 10 मिनट में। फिर 3 घंटे बाद फिर बाबा को ले आए वहां पे। बाबा फिर 40 रोटी खाई, और फिर उसके बाद बैठ गया करके उठ के चला गया। तीसरा शो हुआ कि 10 मिनट में 40 रोटी खाने वाला, 10 मिनट में 40 रोटी खाने वाला बाबा। अब सब हाउस फुल। अब बाबा नहीं दिख रहा, बाबा गायब हो गया। चारों तरफ देखा तो टेंट के पीछे छोटे से स्टोर रूम में रोटी खा रहा। बोले बाबा तुम्हारा शो शुरू होने वाला है और तुम यहाँ रोटी खा रहे हो? तो बोले यार तुम कैसे आदमी हो, सवेरे से काम ही काम करवा रहे हो, रोटी भी खान दोगे कि नहीं? तो 40 रोटी 3 बार खाएगा, 2 बार, और फिर भी कह रहा है वो भूखा हूं, रोटी खा रहा हूं। बजाओ ताली जोरदार। जिंदाबाद। आनंद लेते रहिए जीवन का। बहुत सारे लोग हैं। ये बैठा है हमारा स्वदेश। इसके यहाँ रात को चोर आ गए और आते ही चाकू छाती पे रख के इससे बोलो सोना कहाँ है? ये बोले 3 कमरे खाली पड़े, किसी में भी सो जा। तो ऐसा हाजिर जवाबी है। चलिए अब कविता पढ़ते हैं। स्वागत दद्दो। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। वाह 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 वाह। मस्त रहते हैं, वाह 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 ही करते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यूपी वाले हैं। दिल्ली में लोग बड़े बेईमान है, नंबर 1 के। हम बड़े ईमानदार। दिल्ली से आए हैं। हम दिल्ली से आए हैं, लेकिन हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के लोग बड़े ईमानदार होते हैं, और दिल्ली के लोग बड़े बेईमान हैं। बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं।
और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। जिंदाबाद। जिंदाबाद नहीं, हमारे ससुराल वाले किराए के मकान में रहते हैं। 1 साल से पहले ससुराल दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाती है। इसमें जिंदाबाद की क्या बात है भाई? ईमानदार आदमी है, ऐसे ही रहते हैं तो मस्त रहते साहब। और नगरिया, रामनगरिया के लोग हमसे भी ज्यादा आगे हैं। अभी 3 दिन पहले बरसात हुई, यहाँ हुई नहीं हुई पता नहीं, हुई थी थोड़ी बहुत, पता नहीं तुम्हारे भाग्य में बरसात यहाँ तो ना हो तो ही सही है अभी फिलहाल। क्यों? फिलहाल क्यों कार्यक्रम खराब करवाना चाह रहे हो? अरे नहीं, जो हुई थी वैसी कह रहा हूँ, हल्की हल्की सी हुई थी। और ऐसी हल्की हल्की दिल्ली में बहुत तेज होती है, यहाँ भी बहुत तेज होती है। पानी गंगा मैया का यहाँ तक आता है, सब डुबान हो जाता है। लेकिन यहाँ के लोग मस्त रहते हैं। छत भी टपक रही हो तो अभी खुश है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि रामनगरी है राम की। तो ये कैसे रहते हैं कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। मस्त रहते था। जिंदगी में मस्त रहना बहुत जरूरी है। हम हमेशा मस्त रहे। नोटबंदी हुई थी, यहां भी हुई होगी, हुई थी, बड़ी परेशानी हुई। एक एक पैसे के लिए तरस गए थे। बड़े बड़े नोट रद्दी और छोटे छोटे नोट गायब। अब खाएं कहां से? तो लाला लोगों के पास गए, लाला जी उधार, बोले ले जाओ जितना मर्जी उधार। तो ये उधार वाला मामला ऐसा होता है कि जब आदमी उधार लेने आए तो रेट नहीं पूछता, क्या दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, किलो काय में लोगे, झोला कर दिया जैसे भर दो, डाल दी। बोले 1 किलो दाल दे दो उड़द की, बोले वो काय मिलेगा, इसी झोला में डाल दो। बोले मिल जाएगी ये दाल और चीनी, तो बोले मिल जाएगी तो दाल चीनी बोला करेंगे इसको। फिर तो वो भी डाल दी। फिर उसने 3-4 तरह की दाल और ली, वो भी डाल दी। ऐसे करके उन्होंने पूरा 20 किलो का थैला भरवा लिया, हर चीज डलवा डलवा के उठा के कंधे पे चलने लग गए। तो वो बोला, लाला बोला कि भैया पैसा, बोले पैसा कहाँ है, पैसा तो उधार लेना है, तो बाद में दे देंगे। बोले नहीं उधार कुछ नहीं चलेगा, कोई 100 रुपये उधार नहीं देंगे। तो वो बोला कि फिर ले रख ले अपना साथ। लाला बोला मेरा सब सत्यानाश मार दिया, सब मिला मिलू को धर गया, ना तो लेके गया ना दे के गया। तो ऐसे लोग भी आते हैं। उस समय क्या होता था? उसका नाम क्या था दादा, आप ही तो ना आए? यही था। अब मुझसे पूछ रहा है कि ये था कि नहीं था। तो उस समय क्या होता था कि शिकार देख निशाने ही बदल देते थे। शिकार देख निशाने ही बदल देते थे, और लोग बनते ही क्या कर देते? शिकार देख निशाने ही बदल देते थे, और देख सुरताल तराने ही बदल देते थे। और मस्त रहते थे, उधारी का माल खाते थे, और कर्ज बढ़ते ही ठिकाने ही बदल देते थे। और अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे, और साइकिल मांगी तो हम उनको कार देते थे। और नोटबंदी में एक दिन भी हम नहीं रोए, रोते तो बोते जो हमको उधार देते थे। रोते तो बोते जो हमको उधार देते थे। बड़ा आनंद था उस दिन, आराम से, ना कमाना ना खाना, टेंशन फ्री, उधार लाओ खाओ, और ज्यादा पैसे बढ़ जाए तो दूसरे मोहल्ले में चले जाओ।
बढ़िया था। ऐसे ही कोरोना में हुआ। कोरोना में मैंने पहले भी बताया था आपको, कोरोना में बड़ा बुरा हाल था। घर के बाहर पुलिस लठ ले खड़ी है। यहाँ तो कोई बात नहीं थी, दिल्ली और जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़ा बुरा हाल था। पुलिस लठ ले खड़ी है बाहर और बीबी बेलन लेके खड़ी है भीतर। बाहर निकल बाहर, वो बेलन लेके रही, बाहर निकल, गोलगप्पे लिया हमारी ताई, बोले ते ताई गोलगप्पे लिया, पीछे गोल लठ लेके खड़े हैं पीछे, कैसे करें? तो इधर पिटाई का डर, उधर भी पिटाई के डर, फंस गए हम। 2 साल तक लगातार कच्चा बनियान पहन के घर के अंदर झाड़ू पोंछा लगाया था। क्या बात है। 2 साल तक, और दोनों साल तक एक ही लुगाई को लगातार देखना पड़ा, अपनी को। 5 मिनट जिसके पास नहीं बैठ सकते थे, लड़ाई झगड़ा हो जाता। 2 साल तक लगातार उसी के साथ रहना पड़ा, और वो भी उस हालत में जब बाहर ब्यूटी पार्लर बंद, घर में ब्यूटी पार्लर का सामान खत्म, आंखों की जो आईब्रो है लटक लटक के यहाँ तक आ गई, मूछे निकल आई, भूतनी सी लगन लगी। हम भूत और वो भूतनी, वो हमें नहीं पहचाने, हम उसे नहीं पहचाने। आधे आदमी तो अपनी अपनी लुगाइयों को देख के ही मर गए थे। नाम हो गया था, कोरोना से हो गया। बहुत बुरा हाल था। है ऐसी हालत में अब लोग कह दीजिए गोलगप्पे खाने हैं, बाजार में लठ पड़ रहे हैं, उसे गोलगप्पे खाने। तो फिर हमने घर में बनाना शुरू करा कि घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे। घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, और उब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। एक दिन तो बोली मुझे बेसन के चीला खाने, बेसन ले आओ बाजार से। मैं गया बाजार की तरफ बड़ा डरता हुआ। आधे घंटे बाद आया रोता हुआ, ले आए बेसन। मैं नहीं, फिर क्या लाया? मैं सूजी। ये सूजी थोड़ी मंगाई थी मैंने, पुलिस वालों ने भर दी। कितनी लाए हो? मैंने अभी देखी कहाँ है, कितनी भरी है, कहाँ कहाँ सूजी है। फिर रजाई में दुबक के देखते थे, रजाई में दुबक के देखते थे कहाँ कहाँ सूजी है। इतनी सूजी भर दी थी कि उसके खूब गोलगप्पे बनाओ। तो लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे। लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। क्या कहने, गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे, और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। क्या कहने। बहुत बुरा हाल था साहब, बड़ी मुश्किल से वो टाइम कटा। ऐसा समय भगवान किसी के पास भी ना आए। कोरोना में एक दिन, जो कहते हैं कोरोना में जीव का स्वाद चला जाता है। एक दिन पत्नी नमक डालना भूल गई, उसे पता ही नहीं रहा। हमने खाना खाया तो हमने कहा यार स्वाद नहीं आ रहा, तो बोली स्वाद नहीं आ रहा। उसने कहा तुम्हें कोरोना हो गया है। हमने भी कहा था हम स्वाद नहीं आ रहा तो क्या करें, कोरोना हो गया होगा। उन्होंने डॉक्टर को फोन करा किसी और को ना हो जाए। उसने डॉक्टर को फोन करा, 6-7 सफेद कपड़े पहने हुए, आंखें चमक रही थी और ऐसे भूत से आए सफेद सफेद, और गाड़ी में डाल के ले गए, अस्पताल में भर्ती कर दिया। 4 दिन तक तो किसी से मिलने नहीं दिया। फिर बोले तुम्हारे संपर्क में कौन कौन आया था। हमने अपने बीवी पे गुस्सा आया। हमने कि पहले तो हमारी बीवी हमारे संपर्क में आई थी, फिर उसकी मम्मी हमारे संपर्क में आई थी,
फिर उसकी छोटी बहन बड़ी बहन दोनों हमारे संपर्क में आई थी। फिर हमारा साला और ससुर हमारे संपर्क में आए थे। उसके मोहल्ले के चाचा ताऊ वो सारे हमारे संपर्क में आए थे। उन सबके यहाँ पुलिस पहुंच गई, जो ले लेकर लठ, और वो उनको पकड़ करके ले आई सबको। वो बंद कर दिए और हमसे बोले तुम ठीक हो, इन्हें रहने दो यहाँ। तो अपना जब हमारे साथ कोई ऐसा कर रहा है तो हम भी करेंगे, जैसे को तैसा। मस्त रहो भैया जिंदगी में। जिंदाबाद। पत्नी अगर कुछ कह दे कि तुम्हें ये काम करना है तो फिर करना है, नहीं तो कलेश हो जानी है। न रोटी बनेगी, न कपड़े धुलेंगे, न बिस्तर बिछेगा, कुछ भी नहीं होगा। जो करना है तो उसी को करना है। फिर तो देखो, हर घर में ऐसा होता है कि पत्नी की बात माननी पड़ती है। एक आदि कोई आदमी होगा, जैसे बाबा और मोदी जैसा कोई होगा, जिसको ना माननी पड़ती हो। बाकी हम तो जो परिवार वाले हैं, दंपत्ति वाले हैं, उनको तो भैया माननी पड़ेगी। घर चलाना है तो पत्नी को भी सही तरह से चलाना है। वो कह दे कि ये काम कर लो तो कर लो, कल सवेरे ही नहा लो। मैंने कि बिजली नहीं है, ठंडा पानी है बहुत, बिल्कुल शीतल लहर का पानी, बोले कि नहाओ। और जबरदस्ती बाथरूम में घुसेड़ दिया कि नहाओ। पानी ऐसा ठंडा के हाथ डालते ही लगा कि बर्फ में हाथ गया, कट गया। नहाओ। हमने कि भैया नहाएंगे। दादा एक मिनट, हमारे बीच में आर्य समाज कायमगंज से धर्मवीर रस्तोगी जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। दादा क्षमा सहित आप। बाबूजी का स्वागत है। आर्य समाज इस देश का, इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ समाज है। आर्य माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ समाज है जिसने कुरीतियों के खिलाफ आवाज लगाई और देश की आजादी में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। पूरा देश आर्य समाज के रंग में रंग गया था। और आज भी आप जैसे सभी लोग इस आर्य समाज की इस पुरानी अपनी परंपरा को निभाए हुए हैं। और अच्छा है कि आपका प्रभाव जो है और लोगों पे पड़ रहा है, तो वे भी आर्य समाज की तरह से श्रेष्ठ कार्य करने में लगे हुए हैं, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। चलिए, मैं आपको बता रहा था कि पत्नी ने कहा नहाओ, तो घुसेड़ दिया अंदर। नहाओ। नहाए। अंदर जाकर के 2-3 बात दिमाग में आई कि अपने हाथ से नहाने के लिए आदमी को समय मिला है तो आदमी को नहाना चाहिए, वरना आदमी को 2 बार ऐसा मौका मिलता है। मुन्ना भाई साहब, 2 बार ऐसा मौका मिलता है कि वो अपने हाथ से नहीं नहा पाता, दूसरे ही नहलाते हैं उसको। एक तो जब पैदा होता है तब, और एक दुनिया से जाता है तब। पहले भी पूरे घर वाले नहलाते हैं उसको, और बाद में भी उसको पूरे घर वाले मोहल्ले वाले नहलाते हैं। तो हमने सोचा भाई नहा लो, अपने हाथ से नहाने का मौका मिला। तो मन में सोचा कि जीवन बीमा वाले भी कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मतलब नहाना है। तो हमने कि नहाना है तो फिर नहाओ। और फिर हमने जो है एक गाना गाया अंदर अंदर, वो आपको बताते हैं। स्वागत स्वागत दादा। अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। ठिठरे ठठरिया चाहे बिखरे पसुरिया, फिर भी नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। पूरी हालत थी कि नहाना पड़ेगा, कि उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है,
आहा, उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। हाँ, परलोक भी जाना पड़ा तो पहले नहाना पड़ेगा। वाह, 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 और वाह। हमें ठंडे पानी से नहाना जिंदाबाद। पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। वाह, गजब। बहुत गजब था, नहाना पड़ रहा है, मरवा दो हमें। फिर हमने सोचा कि कमाते रहे हैं, आहा। कमाते रहेंगे, कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, दबाओं पे दौलत लुटाते रहेंगे। अस्पताल भी जाना पड़ा तो आके नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। वाह, 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां। आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, लेकिन तालियों में कहीं थोड़ी सी कंजूसी कर देते हो आप लोग। सुनते रहने दो, मजा आ रहा है ना, ठंड लगने लगी है। ठंड लगती है एकदम, ऐसे करते हैं तो कांप जाते हैं लोग। हाथ ताली कौन बजाएगा? तो तभी पत्नी की फिर आवाज आई, नहा लिए क्या? तब तक हम नहाए ही नहीं। हमने 3-4 लोटा पानी ऊपर से फेंके छत की तरफ, कुछ फिर नीचे गिरा पानी, कि नहा रहे हैं, नहा रहे हैं। पानी दूर दूर फेंका, उसने कि हाँ नहा रहे हैं। फिर हमने भीतर से कहा, अरे यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, बहुत ठंडे पानी से नहा कर तो देखो। वाह, वाह, वाह। हाँ, नहा भी लिए, नहा भी लिए जैसे तैसे, तो तुमको उठाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गद्दू, उसकी डिमांड आ रही है आपकी, वो जो